हेलो छात्रों, अब मैं आपको लहासा की ओर पाठ समझा रही हूँ, जिसके मैंने आपको दो दो गद्य खंड करवाए हैं। दो गद्यांश के प्रश्नोत्तर करा दिए हैं। पहला पेज नंबर 26 पर है। अब हमें सबसे विकट डांडा से लेकर अपने प्राणों का खतरा है। दूसरा मैंने 28 पेज पर आपको तिब्बत की ज़मीन से लेकर ख्याल करना चाहिए था। ये काव्यांश गद्यांश मैंने कराया है। आज मैं आपको प्रश्न अभ्यास कराने जा रही हूँ। उससे पहले आपको यह पाठ आपको पढ़ना है। आप लोग अपने में एक बार पाठ पढ़ रही हूँ, फिर आप लोगों को भी यह पाठ अपने आप पढ़ना पड़ेगा। यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता अब जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत यात्रा जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी की किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौनी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन खोटी में सब रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि कहीं सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम ठोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति की जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी। ठहरने की बहुत अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम उसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। हम गांव के एक सबसे गरीब
सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर लोग बहुत कम होश हवास और दुरुस्त रखते हैं। फिर है जो काव्यांश गद्यांश मैंने आप लोगों को कराया। अब हमें सबसे विकट डांडा ठोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल रखते हैं, बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारें तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल ठोंडा के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं भी वैसी सूरत देखते तो टोपी उतार जीभ निकाल कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लंगकोट तक के लिए दो घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन घोड़ों पर सवार होकर हम ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। समुद्र तल से हम 17,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर से चले गए। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी और ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ हम बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो बहुत कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 सवार हाथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि
कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनों वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील पर था और सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और तो अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया कि मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। वहाँ भी अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती। उसी पहाड़ी का नाम तिगड़ी समाधिगिरी। गांव आसपास के गांव में भी सुमति के ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहता था। मैंने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन 10-11 बजे की धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बड़ी कड़ी मालूम होती। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाँक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़ी। यद्यपि सुमति के
तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी का मिलने का बहाना लेकर शेखर बिहार चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हरेक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बड़े प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा बेस ऐसा नहीं था कि उनसे कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह एक मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15 शेर से कम नहीं रहेगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, तो मैं उन पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन बह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना पीठ पर सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने ये पाठ आप लोगों को पढ़ के सुनाया। ये आप लोगों को पढ़ना है। इसके मैंने जो अभ्यास प्रश्न आप लोगों को दिए हैं, पहला प्रश्न है ठोंडला के पहले। पहला प्रश्न आपको करना है, ठोंडला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिगमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है कि स्थान मिलने का मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। यानी कि दूसरी यात्रा में स्थान मिलने का मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्रियों को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते थे। छड़ एक प्रकार से मादक पेय है, पीने वाला नशीला पदार्थ है। ये फिर से बोल रही हूँ। प्रश्न है, ठोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिगमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों
के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्रियों को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। वे यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते थे। दूसरा प्रश्न है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। दूसरा प्रश्न है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। इसका उत्तर है सन 1929 और 30 के तिब्बत में हथियार रखने या ना रखने पर कोई कानून नहीं था। इसलिए लोग खुलेआम पिस्तौल या बंदूक रखते थे। दूसरे वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे। वहाँ ना पुलिस का प्रबंध था और ना ही गुप्तचर विभाग का। वहाँ का डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे। इसलिए यात्रियों को हत्या लूटपाट का भय बना रहता था। फिर से बोल रही हूँ उसका आंसर। प्रश्न है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। सन 1929 और 30 के तिब्बत में। कम 1929 और 30 1929 और 30 के तिब्बत में हथियार रखने या ना रखने पर कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल या बंदूक रखते थे। दूसरे वहाँ निर्जन स्थान भी थे। वहाँ ना पुलिस का प्रबंध था और ना ही गुप्तचर विभाग का। इसलिए वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे। इसलिए यात्रियों को हत्या या लूटपाट का भय बना रहता था। फिर से देखिए, तीसरा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। अब देखिए, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वहाँ जाकर वह अधिक समय ना लगाएं। इससे लेखक को पूरे सप्ताह उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। दूसरी बार लेखक वहाँ के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गईं। वह एकांत में उनको पढ़ना चाहता था, इसलिए सुमति को यजमान के पास जाने की अनुमति दे दी। फिर से बोल रही हूँ मैं इसी प्रश्न का उत्तर। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमान के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। इसका आंसर है
कि लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमान के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहाँ जाकर अधिक समय ना लगाएं। इससे लेखक को पूरे सप्ताह उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। दूसरी बार लेखक को वहाँ के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गईं। लेखक एकांत में उनको पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। तो इस प्रकार से आज मैंने केवल 3 ही प्रश्न के आंसर आप लोगों को समझाए हैं। ये आंसर मैं एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ। ये 3 प्रश्न है, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, ये प्रश्न आप लोगों को करने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, ठोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इसका आंसर है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्रियों को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम के 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते थे। फिर से बोल रही हूँ इसका आंसर, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्रियों को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते थे। फिर दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? इसका उत्तर है, सन 1929 और 30 के तिब्बत में हथियार न रखने का कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल या बंदूक रखते थे। दूसरे, वहाँ निर्जन स्थान भी थे। वहाँ न पुलिस का प्रबंध था और ना ही गुप्तचर विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों में हत्या लूटपाट का भय बना रहता था। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका आंसर है, लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि वहां जाकर वह अधिक समय ना लगाएं। इससे लेखक को पूरे सप्ताह प्रतीक्षा करनी पड़ती। दूसरी बार लेखक को मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान
हस्तलिखित पुस्तकें मिल गईं। वह एकांत में उनको पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। फिर से बोल रही हूँ, तीसरे प्रश्न का अंतर। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि वहां जाकर वह अधिक समय ना लगाए। इससे लेखक को पूरे सप्ताह प्रतीक्षा करनी पड़ती। दूसरी बार लेखक को वहां के मंदिर में अनेक मूल्यवान हास्य से लिखित पुस्तकें मिल गईं। वह एकांत में उनको पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको इसके 3 अभ्यास प्रश्न मैंने आप लोग को समझा दिए हैं। ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और मुझे इसकी फ़ोटोकॉपी मुझे भेजनी है। जो बच्चों आप जो भी काम भेजते हैं उसमें अपना नाम और सेक्शन ज़रूर लिखें। अच्छा, धन्यवाद।